हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूं। तो ये जो पेपर है ये 7 जुलाई 2024 वाला है। पिछले वीडियो में मैंने 21 जनवरी 2024 वाला पेपर लिया था। ये 7 जुलाई 2024 वाला पेपर है। इसके बाद एक पेपर और बचेगा, उसको भी मैं सॉल्व करवा दूंगी। तो ऑफलाइन वाले सभी प्रीवियस ईयर के पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने ईवीएस की प्लेलिस्ट बना दी है जहां पर आप सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एक एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है। सबसे उपयुक्त कारण है। पहला विकल्प है ईवीएस विषयों से मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। दूसरा है यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है। तीसरा है छात्रों और शिक्षकों के बोझ को कम करने में मदद करता है। और चौथा है एकीकृत ईवीएस पढ़ाना सुविधाजनक है। तो पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत दृष्टिकोण विभिन्न विषयों और विषयों को मिलाकर पर्यावरणीय अवधारणाओं की व्यापक समझ बनाने में शामिल है। अब इसमें पूछा गया है कि एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है ईवीएस को, तो सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो ईवीएस विषयों से मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा। पहला तो इसमें सही है। दूसरा दिया गया है यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है। ये भी सही है। यह छात्रों और शिक्षकों को बोझ कम करने में मदद करता है, तो ये इसमें शामिल नहीं है। और ईवीएस एकीकृत ईवीएस पढ़ाना सुविधाजनक है, ये भी शामिल नहीं होगा, क्योंकि हमें सबसे उपयुक्त कारण बताने हैं एकीकृत दृष्टिकोण संचालित करने की सिफारिश करने के। तो ए और बी इसमें शामिल होगा, यानी कि आपका जो तीसरा विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हों, ताकि वे अपनी देखभाल कर सकें और यौन उत्पीड़न का शिकार ना हो। आपको कौन सा कदम सबसे उपयुक्त लगता है? पहला है उन्हें पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में बताएं। दूसरा है उन्हें अजनबियों से दूर रहना सिखाएं। तीसरा है गुड टच बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित करें। और चौथा है छात्राओं के लिए आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित करें। तो यौन उत्पीड़न किसी भी तरह का अवांछित यौन व्यवहार है जो एक शत्रुतापूर्ण, डराने वाला या अपमानजनक माहौल बनाता है। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा कदम सबसे उपयुक्त लगता है आपको। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है गुड टच और बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित करें। गुड टच और बैड टच के बारे में कार्यशालाएं विशेष रूप से बच्चों को उचित और अनुचित शारीरिक संपर्क को समझने में मदद करती हैं, जो उनकी सुरक्षा और जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण है। तो तीसरा विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोशनी एक ईवीएस शिक्षिका ने सरसों, हरा चना, बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए के लिए एक डेटा चार्ट प्रदर्शित किया। उन्होंने उनसे यह समझाने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों में अंकुरण दर में भिन्नता क्यों होती है। वह कौन से कौशल का आकलन करना चाहती हैं? पहला है प्रयोग, दूसरा है अनुमान लगाना, तीसरा है निष्कर्ष निकालना और चौथा है जांच। तो शिक्षिका क्या कह रही हैं? उन्होंने कहा है कि कितने बीज अंकुरित हुए के लिए एक डेटा चार्ट प्रदर्शित किया है। और क्या कहा है? यह समझाने के लिए कहा है कि विभिन्न बीजों की अंकुरण दर में भिन्नता क्यों है। तो वह निष्कर्ष कौशल का आकलन करना चाहती हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। निष्कर्ष कौशल क्या है?
तो निष्कर्ष कौशल निष्कर्ष निकालने में डेटा का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालना या समझना शामिल है कि कुछ परिणाम क्यों हुए हैं। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। प्रयोग क्या है? तो प्रयोग परीक्षण या परीक्षण करने का उल्लेख करता है। पूर्वानुमान क्या है या अनुमान जिसे कहते हैं? तो पूर्व अनुमान या अनुमान में वर्तमान डेटा के आधार पर भविष्य के परिणामों का अनुमान लगाना शामिल है। और जांच जांच एक व्यापक शब्द है जिसमें प्रयोग, डेटा विश्लेषण सहित विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थितियां हैं। पहला विकल्प है उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, दूसरा है दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व, तीसरा है उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम और चौथा है उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व। चलिए मैप दिखाते हैं। तो तेलंगाना के सापेक्ष पूछी गई है स्थिति गुजरात और बिहार की। तो ये रहा तेलंगाना, ये है गुजरात और ये है बिहार। तो गुजरात की स्थिति है उत्तर पश्चिम और बिहार की स्थिति है उत्तर पूर्व। चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो इस प्रश्न में आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न आपको मैप से जरूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है छात्रों में ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन की उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करें। पहला है शिक्षक डायरी, दूसरा है परियोजना कार्य, तीसरा है चित्र बनाना और चौथा है चित्र पठन। तो छात्रों में ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करना है, तो आकलन की उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करना है। तो इसमें परियोजना कार्य, चित्र बनाना, चित्र पठन, BCD इसमें सही है, यानी कि आपका दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। शिक्षक डायरी इसमें शामिल नहीं है क्योंकि शिक्षक डायरी शिक्षकों के लिए एक रिकॉर्ड रख रखाव उपकरण है, ये छात्रों के प्रक्रिया कौशल के लिए नहीं है और इसका संबंध छात्रों से है ही नहीं, तो शिक्षक डायरी इसीलिए इसमें शामिल नहीं है। और विकल्प जो लिखे हुए हैं परियोजना कार्य, चित्र बनाना, चित्र पठन, इनके बारे में और जान लीजिए। परियोजना कार्य क्या है? तो परियोजनाएं छात्रों को अपने शोध, विश्लेषण और निष्कर्ष प्रस्तुत करके अपने प्रक्रिया कौशल का प्रदर्शन करने की अनुमति देती हैं। चित्र बनाना यह छात्रों की प्रक्रियाओं या अवधारणाओं की कल्पना करने और समझने की क्षमता का आकलन करने में मदद करती हैं। और चित्र पठन यह छात्रों के दृश्य जानकारी की व्याख्या और विश्लेषण करने की कौशल का मूल्यांकन करती हैं। तो इन सब के बारे में भी जानकारी आवश्यक थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र के एक कोने पर नीचे दिए गए पैमाने को दर्शाया गया है। क्या पैमाना दिया गया है? 1 सेंटीमीटर बराबर 155 मीटर। यदि कोई व्यक्ति इस मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी 19.7 सेंटीमीटर मापता है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग। तो हमें पैमाना दे दिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 155 मीटर और एक व्यक्ति है, दो शहरों के बीच की दूरी 19.7 सेंटीमीटर मानचित्र पर मापता है। तो हमें वास्तविक दूरी बतानी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें पैमाना दिया गया है और जो दूरी है इन दोनों का कर देंगे गुणा, यानी 155 गुणा 19.7 गुणा करने पर हमें मिल जाएगा 3053.5 मीटर। ये हमें मीटर में मिल गया। अब हम विकल्प देखते हैं तो सभी किलोमीटर में है, तो हमें इसे किलोमीटर में बदलना पड़ेगा।
तो हम क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। जब हम 1000 से भाग दे देंगे तो हमें मिल जाएगा 3.05 किलोमीटर। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हमें लगभग में बताना था, ये भी याद रखिएगा, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्योंकि जब हम भाग देंगे 1000 से तो हमें इतना मिलेगा, 3.0535 किलोमीटर। अब इसमें आप देखेंगे तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है, लगभग में बताना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण होता है। पहला है रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है। दूसरा है रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से कम हो जाता है। तीसरा है रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव के बराबर हो जाता है। और चौथा है अधिक ऊंचाई पर खून यानी रक्त गाढ़ा हो जाता है। तो अधिक ऊंचाई पर पर्वतारोहियों को एक समस्या हो जाती है, क्या हो जाती है कि नाक से खून बहने लगता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। उच्च ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव काफी कम हो जाता है, परिणाम स्वरूप रक्त वाहिकाओं के अंदर का दबाव बाहर के वायुमंडलीय दबाव की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। यह दबाव अंतर नाक में नाजुक रक्त वाहिकाओं को फटने का कारण बन सकता है, जिससे नाक से खून बहता है। उच्च ऊंचाई पर कम आर्द्रता और शुष्क हवा भी नाक की झिल्लियों को सूखने में योगदान कर सकती है, जिससे वे खून बहने के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। तो साथ में आपको ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, निम्न में से ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन करें। पहला है ऊन लकड़ी लोहा, दूसरा है हवा जल तांबा, तीसरा है हवा ऊन एल्युमिनियम और चौथा है ऊन प्लास्टिक लकड़ी। तो ऊष्मा के कुचालक क्या होते हैं? जो अपने से ऊष्मा का प्रवाह नहीं होने देते। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है ऊन प्लास्टिक लकड़ी, ये ऊष्मा के कुचालक हैं। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, पहले दिन से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरण में आते हैं, लिखिए। रीता ने अंकुरण का पाठ पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को यह कार्य दिया। वह अपने छात्रों की कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रही है? पहला है चित्र बनाएं और प्रस्तुत करें। दूसरा है अनुमान करें कि अंकुरित बीज कैसे दिखेंगे। तीसरा है निरीक्षण करें और रिकॉर्ड करें। और चौथा है दी गई क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकालें। तो पहले दिन से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरण में आते हैं, ये लिखना है। तो इसमें पूछा गया है कि वह अपने छात्रों की कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रही है। तो पहले ही कह दिया गया है कि लिखिए। तो इसमें जो पहला लिखा है कि चित्र बनाएं और प्रस्तुत करें, ये इसमें शामिल ही नहीं होगा। दी सही है, अनुमान करें कि अंकुरित बीज कैसे दिखेंगे, निरीक्षण करें और रिकॉर्ड करें, दी गई क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकालें। बी सी डी इसमें सही है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों की एक प्रजाति एक्स है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व में भारत के बाई भाग में ही पाई जाती है। यह किस प्रकार की प्रजाति है? पहला है प्रचुर, दूसरा है विदेशी, तीसरा है स्थानिक और चौथा है विलुप्त होने की कगार पर। तो पौधों की एक प्रजाति एक्स है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व में भारत के बाई भाग में ही पाई जाती है। तो यह किस प्रकार की प्रजाति होगी? स्थानिक, जो किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं और दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। तो ये होती हैं स्थानिक प्रजातियां। सी विकल्प इसमें, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं, प्रचुर प्रजातियां, विदेशी प्रजातियां, विलुप्त होने की कगार पर, इनके बारे में भी जान लीजिए। प्रचुर प्रजातियां क्या हैं? तो जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में हैं, वे व्यापक हैं और किसी विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं, यानी हर जगह पाई जा सकती हैं।
तो ये प्रचुर कहलाती हैं। विदेशी क्या है? तो विदेशी प्रजातियां वे होती हैं जो किसी ऐसे क्षेत्र में पेश की जाती हैं जहां वे स्वाभाविक रूप से नहीं होती, यानी कि किसी दूसरे क्षेत्र से मंगाई जाती हैं और जिस क्षेत्र में ये मंगाई जाती हैं वहां ये स्वाभाविक रूप से नहीं होती हैं, तो ये विदेशी प्रजातियां कहलाती हैं। और विलुप्त विलुप्त होने की कगार पर ये कौन सी प्रजातियां हैं? तो विलुप्त होने की कगार पर वे प्रजातियां कहलाती हैं जो निकट भविष्य में खत्म हो जाएंगी या विलुप्त होने के उच्च जोखिम में हैं। इन प्रजातियों की आबादी घट रही है और उन्हें तत्काल संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता है। तो ऐसी प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर प्रजातियां कहीं जाती हैं, तो इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईवीएस में पर्यावरण अर्थात पहला विकल्प है मानव निर्मित पर्यावरण, दूसरा है प्राकृतिक पर्यावरण, तीसरा है सामाजिक पर्यावरण और चौथा है सांस्कृतिक पर्यावरण। तो ईवीएस ने पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, ABCD चारों ही सही है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाथियों के विषय में वह कथन चुनिए जो सही नहीं है। तो हाथियों से संबंधित प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है, बस प्रश्न पूछने का तरीका हर बार अलग है, लेकिन हाथियों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। जो लगातार वीडियो देख रहा है उसे जरूर पता होगा। चलिए पढ़ते हैं। लिखा है हथनियां झुंडों में रहती हैं, दूसरा है एक झुंड में 20 से 25 हथनियां और उनके बच्चे होते हैं, तीसरा है हाथी 14-15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं और चौथा है 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़ देते हैं और अकेले ही रहते हैं। हाथियों से संबंधित आपको क्या क्या बातें याद रखनी है कि एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है, इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी कान हिलाकर हवा करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी 14-15 साल तक झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब इसमें जो सत्य नहीं है वह हमें बताना है, तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये गलत लिखा हुआ है और गलत ही पूछा गया है, क्योंकि हाथियों के झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे ही होते हैं। इसमें लिखा है 20 से 25, इसीलिए ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है ईवीएस कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधि छात्रों में कुछ योग्यताओं और कौशलों का विकास करती है। वे हैं, पहला है स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझना, दूसरा है स्थानों की दिशाओं को समझना, तीसरा है प्रतीकों और पैमाने को समझना और चौथा है पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक रूप से आरेखण। तो ईवीएस कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधि छात्रों में कुछ योग्यताओं और कौशल का विकास करता है। तो वह हैं स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझना, स्थानों की दिशाओं को समझना, प्रतीकों और पैमानों को समझना, लेकिन पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक रूप से आरेखण ये इसमें शामिल नहीं है। ABC इसमें सही है, यानी कि पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। आपके घर से विद्यालय तक कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले A पर जाते हैं जो X के ठीक उत्तर में लगभग 125 मीटर की दूरी पर है। फिर आप D पर जाते हैं जो A के ठीक पश्चिम में 75 मीटर की दूरी पर है। फिर आप C पर जाते हैं जो B के ठीक उत्तर में लगभग 150 मीटर की दूरी पर है। और अंत में आप Y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। C के ठीक पूर्व में 75 मीटर की दूरी पर है। Y पर आपके विद्यालय की सापेक्ष X पर आपके घर की सही स्थिति क्या है? जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा चित्र बनाएंगे और उसी के अनुसार अपना उत्तर निकालेंगे। तो आपको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पता ही है। ये पूर्व होता है, ये पश्चिम, ऊपर उत्तर,
और नीचे होता है दक्षिण। अब हमें क्या करना है, जैसा जैसा लिखा है उसी के अनुसार चित्र बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले लिखा है कि आप पहले ए पर जाते हैं। आपका घर एक्स पर स्थित है, तो यहाँ बना लीजिए एक्स, ये रहा आपका घर। सबसे पहले आप ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 125 मीटर की दूरी पर है, तो हम उत्तर की तरफ चलेंगे 125 मीटर। हमें मिल गया ए। उसके बाद क्या लिखा है, फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 75 मीटर की दूरी पर है। अब हमें 75 मीटर की दूरी में चलना है पश्चिम में, तो हम बी पर पहुंच जाते हैं। ये दूरी है 75। उसके बाद क्या लिखा है, फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में लगभग 150 मीटर की दूरी पर है। अब हमें उत्तर की तरफ चलना है 150 मीटर की दूरी, तो हमें मिल जाता है सी। उसके बाद क्या लिखा है, और अंत में आप बाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पूर्व में 75 मीटर की दूरी पर है। तो हम बाई अपने विद्यालय पहुंच गए 175 मीटर की दूरी चल के। अब हमें बाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की सही दिशा बतानी है। तो यहाँ आप देखते हैं, ये रहा आपका विद्यालय, ये रहा आपका घर। तो ये जो दिशा है वह क्या है, विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की नीचे की तरफ है, और नीचे होता है दक्षिण, यानी कि ठीक दक्षिण में आपका घर स्थित है विद्यालय के सापेक्ष। तो दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ठीक दक्षिण। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तला हुआ खाना और मैदा से बने उत्पाद बहुत पसंद हैं। दूसरी तरफ राजू घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां कभी नहीं खाता। दोनों को निम्नलिखित में से किस विकार से पीड़ित होने की संभावना है? पहला है स्कर्वी और एनीमिया, दूसरा है क्वासियोरकर और एनीमिया, तीसरा है मोटापा और एनीमिया, और चौथा है पेलेग्रा और एनीमिया। अब सलीम कैसा खाना खा रहा है? तला हुआ, मैदे से बना हुआ, तो उसे मोटापा होने की संभावना है। और राजू घर का बना खाना तो खाता है, लेकिन वह पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाता। तो पालक और हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन पर्याप्त मात्रा में होता है, और आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो वह इन चीजों को खाना पसंद नहीं करता है, तो उसे एनीमिया होने की संभावना है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, मोटापा और एनीमिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बना है। पहला है ब्रास, ब्रांज, लिथियम, दूसरा है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, स्टील, तीसरा है स्टील, ब्रास, टिन, और चौथा है स्टील, ब्रास, ब्रांज। तो मिश्र धातुएं क्या होती हैं? मिश्र धातु धातुओं का मिश्रण है और किसी अन्य तत्व का मिश्रण होती हैं। मिश्र धातुओं को उनके घटक तत्वों से अलग गुणों के लिए डिजाइन किया गया है। अब इसमें मिश्र धातु जो है वह हमें बतानी है। तो इसमें स्टील, ब्रास और ब्रॉन्ज, चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। स्टील जो है यह लोहे और कार्बन की मिश्र धातु है। कभी कभी इसके गुणों को बढ़ाने के लिए अन्य तत्व भी इसके साथ मिला दिए जाते हैं। ब्रास जो है यह तांबे और जस्ता की मिश्र धातु है, और ब्रॉन्ज यह तांबे और टिन की मिश्र धातु है। तो इन सब के बारे में आपको याद रखना है। ब्रॉन्ज यानी कांसे से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो यह तांबे और टिन की मिश्र धातु है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, लिखा है अभिकथन लिखा है ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों और आख्यानों का उपयोग किया गया है। कारण है, उद्देश्य है कि बच्चों को संवेदनशील बनाना, क्योंकि वह कहानी में पात्रों के साथ तदानुभूति रख सकता है। पाठ्य पुस्तकें बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। तो इसमें अभिकथन और कारण दोनों ही सही लिखे हुए हैं, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
ईवीएस की पाठ्य पुस्तकें विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर छात्रों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए डिजाइन की गई हैं और ये शैक्षिक संसाधन है, ये आप जानते ही हैं। और ये पाठ्य पुस्तकें संरचित सामग्री प्रदान करती हैं जो विभिन्न पर्यावरणीय विषयों को शामिल करती है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं। पहला है 1% परपटी, दूसरा है 84% मेंटल और चौथा है 15% क्रोड। तो पहले इन सब के बारे में जान लीजिए। परपटी क्या है? तो परपटी सबसे बाहरी परत है जो अपेक्षाकृत पतली है और यह पृथ्वी के आयतन का लगभग 1% है। ए सही हो गया। मेंटल क्या है? यह परत भूपर्पटी के नीचे स्थित है और यह पृथ्वी के आयतन का लगभग 84% है। बी सही हो गया। और क्रोड क्या है? यह सबसे भीतरी परत है और यह पृथ्वी के आयतन का लगभग है। ये भी सही है। ए बी सी तीनों ही सही हैं। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन है, अल-बरूनी एवं इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की। कारण है, यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। अब इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो अल-बरूनी उज्बेकिस्तान से आया था और इब्न बतूता मोरक्को से आया था। इन दोनों ने भारत की यात्रा की, लेकिन अभिकथन क्या कह रहा है कि इन्होंने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की। तो इन्होंने अपनी यात्रा को भारत से प्रारंभ नहीं किया है, ये खुद भारत की यात्रा पर आए थे और इन्होंने अन्य देशों की भी यात्रा की है। तो अभिकथन तो गलत हो गया। कारण कह रहा है, यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है, ये सही है। तो इसमें ए गलत परंतु आर सही, तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती हैं, क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता। ऐसे प्रश्न हैं। पहला विकल्प है अभिसारी प्रश्न, दूसरा है काल्पनिक प्रश्न, तीसरा है अपसारी प्रश्न और चौथा है दार्शनिक प्रश्न। तो शिक्षिका क्या कह रही हैं, क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता। तो ये जो प्रश्न है ये अपसारी प्रश्न है। अपसारी प्रश्न व्यापक सोच को बढ़ावा देते हैं, इसके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो गया। जो अभिसारी प्रश्न होते हैं ये किसी एक बिंदु पर केंद्रित होते हैं और इनका एक निश्चित उत्तर होता है, तो ये भी याद रखिएगा। काल्पनिक प्रश्न क्या होते हैं? तो एक प्रश्न जो संभावित परिणामों पर विचार करने के लिए कल्पना की गई परिदृश्यों या स्थितियों का पता लगाता है। और दार्शनिक प्रश्न क्या होते हैं? एक प्रश्न जो मौलिक अवधारणाओं, मूल्यों या अमूर्त विचारों में तल्लीन होते हैं। तो इन सबके बारे में भी याद रखिए। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में झारखंड में रहने वाली सूरमणि की एक वास्तविक कहानी है। यह अध्याय आदिवासी जीवन और सूरमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करें। पहला है जनजाति समुदायों के बारे में लोकप्रिय धारणाएं और पूर्वाग्रह। दूसरा है वनवासियों और उनके पास रहने वाले जंगलों के बीच घनिष्ठ संबंध। तीसरा है लड़कियों की शिक्षा कैसे उनके जीवन को बदलती है और चौथा है जनजाति आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पाद। तो एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में झारखंड में रहने वाली सूरमणि की एक वास्तविक कहानी है। सूरमणि को जंगल की बेटी कहा जाता है। इनका संबंध झारखंड के कुडुक आदिवासी समाज से है और इन्होंने जंगल बचाओ आंदोलन में सहयोग किया। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें पूछा गया है कि छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करें। तो इसमें जो पहला लिखा है जनजाति समुदायों के बारे में लोकप्रिय धारणाएं और पूर्वाग्रह, ये इसमें शामिल नहीं होगा। बी सही है। वनवासियों और उनके समुदाय और उनके पास रहने वाले जंगलों के बीच घनिष्ठ संबंध, लड़कियों की शिक्षा कैसे उनके जीवन को बदलती है, ये भी सही है। और जनजाति आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पाद, बी सी डी इसमें सही है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है। पहला है माउंट किलिमंजारो, दूसरा है फ्यूजियामा और तीसरा है आल्प्स पर्वत। तो जिनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है वे पर्वत बताने हैं। तो ज्वालामुखी पर्वत क्या होते हैं? जिनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है वे ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। तो ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी गतिविधि से बनते हैं, आमतौर पर लावा और राख के संचय के माध्यम से। ये पर्वत अक्सर अपने शंक्वाकार आकार के लिए जाने जाते हैं और सक्रिय या विलुप्त ज्वालामुखियों वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब इसमें से जो ज्वालामुखी पर्वत हैं यानी जिनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है वह है माउंट किलिमंजारो और फ्यूजियामा। ए और बी यानी कि चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। माउंट किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में स्थित है और यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। फ्यूजियामा जो पर्वत है ये जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है और आल्प्स पर्वत ये यूरोप में स्थित प्रमुख पर्वत श्रृंखला प्रणाली है और ये मुख्य रूप से विवर्तनिक बलों द्वारा निर्मित होते हैं। तो इसमें ए और बी ज्वालामुखी पर्वत हैं। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए है कौवा पेड़ की बहुत नीची डाली पर घोंसला बनाता है और कथन बी है बीवर पक्षी दो पत्तों को सी कर अपना घोंसला बनाता है। अब इसमें जो सही है वह बताने हैं। तो इसमें दोनों ही गलत लिखे हुए हैं। कौवा जो है पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है, नीची डाली पर नहीं बनाता। ए गलत हो गया। बीवर पक्षी दो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है, ये गलत है क्योंकि बीवर पक्षी पेड़ से लटकता हुआ लालटेन की तरीके से लटकता हुआ घोंसला बनाता है और ये एक साथ कई घोंसले बनाता है। जो मादा पक्षी होती है वह पसंद करती है और जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसी में अपने अंडे देती है। दो पत्तों को आपस में सीकर घोंसला बनाती है दर्जन चिड़िया। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। ए और बी दोनों ही गलत हैं यानी कि दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें, सही विकल्प चुनें। अभिकथन है अगर कोई तैरना नहीं भी जानता है तब भी मृत सागर में वह आसानी से तैर सकता है। कारण है मृत सागर के 1 लीटर में 300 ग्राम नमक पाया जाता है जो इसे सबसे अधिक नमक सांद्रित सागर बनाता है। तो इसमें दोनों ही सत्य हैं। अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। जो मृत सागर है इसमें बहुत अधिक लवण पाया जाता है और इसमें आप आसानी से तैर सकते हैं क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व अधिक होता है। कारण भी सही है, मृत सागर के 1 लीटर में 300 ग्राम नमक पाया जाता है जो इसे सबसे अधिक नमक सांद्रित सागर बनाता है। तो ए और बी दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है समर अपने छात्रों से अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहता है कि वे अलग अलग तरीकों से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नामों का पता लगाएं, जैसे कि भाप देना, भूनना, उबालना, तलना आदि। सबसे उपयुक्त कारण है। पहला है प्रयोग को प्रोत्साहित करना, दूसरा है सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना, तीसरा है बच्चों को समूहों में कार्य करने के अवसर प्रदान करना और चौथा है गृह कार्य को प्रोत्साहित करना। तो समर छात्रों से क्या कह रहा है कि अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लें कि वे अलग अलग तरीकों से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नाम बताएं, जैसे कि भाप देना, भूनना, उबालना, तलना। तो सबसे उपयुक्त कारण है बी विकल्प की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना। ये जो गतिविधि है इससे सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार होगा। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और अपने परिवार के सदस्यों के साथ जुड़कर बच्चे अपने संचार कौशल को भी बढ़ाएंगे और पारिवारिक संबंध भी मजबूत होगा। तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है। पहला है चर्चा, दूसरा है प्रदर्शन, तीसरा है क्षेत्र भ्रमण और चौथा है कला एकीकृत शिक्षा। तो इसमें पहला सही है चर्चा। चर्चाओं में शामिल होने से छात्र अपने अवलोकन, विचार और अनुभव साझा कर सकते हैं। यह सक्रिय भागीदारी और प्रतिबिंब को प्रोत्साहित करता है। तो चर्चा इसमें सही है। प्रदर्शन इसमें शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रदर्शन
उपयोगी होने के बावजूद एक अनुभवजन्य रणनीति की बजाय एक प्रत्यक्ष निर्देश विधि है, क्योंकि इसमें आमतौर पर छात्रों को व्यवहार सीखने में शामिल करने के बजाय दिखाना शामिल है। यानी कि हम प्रदर्शन करते हैं बच्चों के सामने, दिखाकर सिखाते हैं, तो ये इसमें शामिल नहीं होगा। क्षेत्र भ्रमण सही है। क्षेत्र भ्रमण कक्षा से बाहर वास्तविक दुनिया के अनुभव प्रदान करते हैं और बच्चे सक्रिय रूप से इसमें भाग भी लेते हैं। और कला एकीकृत शिक्षा, ये भी सही है। सीखने की गतिविधियों में कला को शामिल करने से छात्र रचनात्मक रूप से अवधारणाओं का पता लगाते हैं। तो ACD सही है, यानी कि आपका जो तीसरा विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है EVS पाठ्यचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है। कथन 2 कह रहा है बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के सीखने के बारे में पियाजे के विचार सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कथन 1 तो सही लिखा हुआ है। EVS पाठ्यचर्या सीखने के रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है, जो इस बात पर जोर देता है कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो कथन 1 सही है। कथन 2 में लिखा है कि बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के सीखने के बारे में पियाजे के विचार सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि पियाजे के जो विचार हैं ये संज्ञानात्मक रचनावाद से जुड़े हैं, सामाजिक रचनावाद से नहीं जुड़े हैं। तो कथन 2 गलत हो गया। कथन 1 सत्य है, परंतु कथन 2 असत्य है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में 7:30 PM यानी कि शाम के बज रहे हैं 7:30, उसी दिन 2 PM होगा, यानी दोपहर के 2 बज रहे होंगे। कहाँ पर बज रहे होंगे ये पूछा गया है। पहला है लंदन में, दूसरा है जापान में, तीसरा है ढाका में और चौथा है कराची में। तो भारत में 7:30 का समय है, शाम के 7:30 बज रहे हैं। तो उसी दिन 2 बजे का समय होगा, दोपहर के 2 बज रहे होंगे लंदन में, क्योंकि भारत और लंदन के समय में 5.5 घंटे का अंतर है, यानी भारत का जो समय है 5.5 घंटे आगे है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और जापान में कितने बज रहे होंगे? तो जापान में बज रहे होंगे रात के 11, क्योंकि जापान का जो समय है वह भारत से 3.5 घंटे आगे है। ढाका में कितने बज रहे होंगे? ढाका में बज रहे होंगे रात के 8, क्योंकि ढाका का जो समय है वह भारत से 30 मिनट आगे है। और कराची का समय 30 मिनट पीछे है, तो कराची में बज रहे होंगे 7। तो इन सब के बारे में भी जानकारी आवश्यक थी, इसमें आपका पहला विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच यानी इंक्वायरी को बढ़ावा देती है? पहला है छात्रों से परिवहन के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना। दूसरा है छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभवों को बताने के लिए कहना। तीसरा है छात्रों को पुरानी कारों पर डिजिटल प्रस्तुति देने के लिए कहना। और चौथा है आसपास के क्षेत्रों में रुचि के विभिन्न स्थानों के चित्र दिखाना। तो प्रश्न में कहा गया है कि कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच यानी इंक्वायरी को बढ़ावा देगी? तो छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभवों को बताने के लिए कहना। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है EVS पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है। सोचो, जोड़ो, साझा करो, पारस्परिक सहपाठी ट्यूशन, जिज्ञासा रणनीति, सहपाठी पुनरीक्षण। ये उदाहरण हैं। पहला है सहपाठी समूह द्वारा सीखना, दूसरा है रचनात्मक उपागम, तीसरा है उपदेशात्मक उपागम और चौथा है आगमनात्मक उपागम। तो इस प्रश्न में आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, सहपाठी समूह द्वारा सीखना। सहपाठी समूह द्वारा सीखना एक शैक्षिक दृष्टिकोण है जहां छात्र छोटे समूहों में मिलकर सीखते हैं, ज्ञान साझा करते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं, और इसमें छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए। रचनात्मक उपागम क्या है? यह शैक्षिक सिद्धांत है जहां शिक्षार्थी अनुभवों और प्रतिबिंब के माध्यम से अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण करते हैं। उपदेशात्मक उपागम क्या है? तो यह एक शिक्षण विधि है जो शिक्षक से छात्र तक ज्ञान के प्रत्यक्ष निर्देश और संचरण पर केंद्रित होती है। और आगमनात्मक उपागम क्या है? तो एक शिक्षण रणनीति है जहां छात्र विशिष्ट उदाहरणों या डेटा का निरीक्षण करते हैं।
और फिर सामान्य सिद्धांतों या नियमों को प्राप्त करते हैं। तो इन सब के बारे में भी जानना जरूरी था। ये जो पेपर था ये 7 जुलाई 2024 वाला था। इसके बाद एक पेपर और बचा है जो दिसंबर में हुआ था। फिर आपके ऑफलाइन वाले सभी पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।